पिछले दिनों संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर बहस में भाग लेते हुए एक जरूरी सवाल उठाया कि बजट बनाने में कमजोर जातियों से आए हुए अधिकारी क्यों नहीं शामिल किए गए। इस सवाल के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार में पिछड़े एवं वंचित वर्गों से आने वाली अधिकारियों के समुचित प्रतिनिधित्व की कमी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। प्रतिनिधित्व की समस्या होने के वैज्ञानिक और तार्किक समाधान के लिए उन्होंने जाति जनगणना को जरूरी बताया। जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री को यह बात इतनी नागवार लगी कि उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठाकर उनको कथित तौर पर गाली दी कि जिसकी जाति का पता नहीं है वह जाति जनगणना की मांग कर रहा है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। प्रधानमंत्री जो अपने आप को बार बार ओबीसी बताने से नहीं चूकते हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अनुराग ठाकुर के निंदनीय मनुवादी भाषण को साझा करने में देरी नहीं की। अनुराग ठाकुर की कुत्सित जातिवाद टिप्पणी का राहुल गांधी ने बहुत सटीक जवाब दिया कि जिसने भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं शोषितों, वंचितों के पक्ष में आवाज उठाई है उसको गालियां सुनने को मिली है। मैं उनकी गालियों को खुशी खुशी ग्रहण करूंगा, लेकिन जाति जनगणना के लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। स्पीकर सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात मुझे सब बोलने दी सर, मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी के साथ जो हुआ वह मनुवादियों का पुराना तौर तरीका हो सकता है कि जो भी पिछड़े वर्गों के हक हुकूक के वास्ते आवाज और कदम उठाता है उसको गालियां और आक्रमण सुनने और झेलने को मिलता ही है। ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई पर मैला फेंका गया। डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार को भी गालियां सुनने को मिली। आजादी के बाद के इतिहास को देखें तो पाते हैं कि कर्पूरी ठाकुर, अर्जुन सिंह, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव को भी अपशब्द कहे गए। जगदेव बाबू को तो गोली मारकर हत्या कर दी गई। राहुल गांधी न केवल गालियां सुन रहे हैं बल्कि उन पर झूठे मुकदमे भी चलाए गए। पिछली बार तो उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई। उन्हें सरकारी आवास से बेघर कर दिया गया। उनको और उनकी बीमार माता सोनिया गांधी को ईडी के कार्यालयों में घंटों बैठाया गया। अब राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर भी किया है कि ईडी के अधिकारियों ने उनको गुप्त सूचना दी है कि उन पर ईडी के छापे की तैयारियां चल रही हैं। और ये सारा मामला, ये सारा मसला, ये सारा मैटर तब का है जब राहुल गांधी ने भरे संसद में जातीय जनगणना की मांग की थी, जब उनके ऊपर टिप्पणी की गई, और तब से लेकर अब तक ये लड़ाई चल रही है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कृति है, एक रचना है रश्मि रथी। रश्मि रथी में एक प्रसंग आता है कि जब सूत पुत्र कर्ण ने रंगभूमि में अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया तब राजकुल के नेताओं के पसीने छूट गए। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। जनता अर्जुन के बजाय कर्ण के प्रदर्शन पर प्रसन्नता प्रकट करने लगी। इसके बाद कर्ण ने द्वंद्व युद्ध के लिए राजपुत्र अर्जुन को ललकारा। राजकुल के नेता समझ गए थे कि कर्ण को पराजित कर पाना अर्जुन के वश की बात नहीं है। तब उन्होंने वक्र बुद्धि का उपयोग किया। ज्ञान के प्रतीक कुलगुरु कृपाचार्य ने आगे बढ़कर कर्ण से कहा कि देखो, अर्जुन क्षत्रिय है, राजपुत्र है, जिस तिज से नहीं लड़ सकता है वो। तुम्हें यदि द्वंद्व युद्ध करना है तो पहले यह बताओ कि तुम्हारी जाति क्या है। तुम अर्जुन से लड़ने की योग्यता रखते हो या नहीं रखते हो, ये तुम्हारी जाति पर निर्भर करता है। अर्जुन से यदि लड़ना हो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन।
कर्ण की योग्यता को जाति में समेटने का कुचक्र सदन में उस दिन भी दिखाई पड़ा। कहा जा रहा है कि राहुल भी तो अधिकारियों की जाति ही पूछ रहे थे। जाति के सवाल कई तरह से उठाए जा सकते हैं। मनुस्मृति भी जाति के सवालों पर अपने विचार रखती है और भारत का संविधान भी यह काम करता है। एक का लक्ष्य है जाति के प्रोटोकॉल को बनाए रखना और दूसरे का लक्ष्य है जाति के कारण होने वाले उत्पीड़नों से मुक्ति के प्रयास करना। ये दोनों ढंग एक तराजू पर नहीं तौले जा सकते। राहुल गांधी चाहते हैं कि जाति आधारित सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व को आबादी में उनके प्रतिशत के हिसाब से हासिल करने का प्रयास किया जाए, और अनुराग ठाकुर चाहते हैं कि जात के नाम पर लज्जित करने की अपसंस्कृति को बनाए रखा जाए। अनुराग ठाकुर जन्म आधारित पहचान को सामने रखकर सम्मानित और अपमानित किए जाने की पुरानी अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्राह्मण को सम्मान योग्य और शूद्र को अपमान योग्य मानने की अपसंस्कृति को भला अब कौन ठीक मानेगा। यह कुतर्क कितना लचर है कि जाति जनगणना की मांग उठाने वाले को पहले अपनी जाति की घोषणा करनी होगी। इतिहास गवाह है कि शोषित, पीड़ित, वंचित वर्गों के मुक्ति संग्राम में ऐसे बहुत से लोग आए जिनका जन्म तो कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी कुलीनता का त्याग और अपने खानदान से विद्रोह किया और शोषितों के मुक्ति संघर्ष में शामिल हुए। बुद्ध भी तो राज परिवार में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता कुलीन परिवार में जन्मे थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी सुख सुविधाओं को लात मारकर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े और संविधान में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की स्थापना की। संविधान सभा के बहुत से सदस्य सवर्ण जातियों के पुरुष थे, लेकिन उन्होंने आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए न्यायपूर्ण संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर को सहयोग और समर्थन दिया। इस तर्क से तो स्त्री के प्रश्न को केवल स्त्री उठाए, दलित के प्रश्न को केवल दलित, फिर तो दुनिया के तमाम मुक्ति संग्राम दुर्व्याख्या के शिकार हो जाएंगे। ये सारी घटनाक्रम के बीच ये संसद में जो घटनाएं घट रही थीं, जो सोशल मीडिया पे लेख लिखे जा रहे थे, इसी बीच एक और लेख पढ़ने को मिलता है। ये लेख है भानु प्रताप मेहता का, जिसमें वो कहते हैं कि बजट बनाने में विभिन्न वर्गों से आए हुए अधिकारियों की मांग उठाने से सामाजिक न्याय की मुहिम कमजोर पड़ जाएगी। सामाजिक न्याय के सवालों को टालने की बौद्धिक कुशलता के अलावा यह कुछ नहीं है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में जाति के सवालों की कठोरता से बचते रहने से भेदभाव खत्म नहीं होगा। हमें याद रखना चाहिए कि मंडल राजनीति की तीखी टकराहट ने भारतीय राजनीति को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि प्रत्येक पार्टी पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रख रही है। कमोबेश पिछड़ी जातियों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अगर मंडल राजनीति न आई होती तो आज पिछड़ों का मौजूदा प्रतिनिधित्व इस संख्या तक नहीं पहुंचने पाता। जिस दरवाजे को खटखटाया जाएगा वहां बदलाव की संभावना बनेगी, भले ही उसकी प्रक्रिया अप्रिय लगे। मंडल राजनीति की अप्रियता किसी से छिपी नहीं हुई है। बौद्धिक समाज ने प्रायः उस प्रक्रिया की आलोचना की, उसे स्तरहीन और सतही बताया, मगर यही सच है कि मंडल राजनीति के पहले और उसके बाद ऐसी कोई राजनीति खड़ी नहीं की गई जो पिछड़ों को राजनीतिक मजबूती प्रदान करती है। अभी तक ऐसी कोई भी नियम कानून राजनीति नहीं बना पाए हम लोग। धर्म आधारित राजनीति करने और हिंदुत्व की बात करने वाली भाजपा भी सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति के तहत पिछड़ों को अपनी ओर खींच रही है। ऐसा किए बिना भाजपा आगे नहीं बढ़ सकती थी। मेहता जैसे कुलीन तंत्र के पक्षधर बुद्धिजीवी इस फर्क को समझ पाने में विफल हैं कि जहां एक ओर भाजपा मंडल को कमंडल में बदलने के लिए पूरा जोर लगा रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मंडल को उसकी मूल दिशा सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा है।
जाति के सवालों को जरूरी मानते हुए भी बजट के संदर्भ में इन्हें उठाए जाने को प्रताप भानु मेहता बौद्धिक दरिद्रता से जोड़ते हैं। कितनी कमाल की बात है कि हमारे देश की आबादी में किस किस जात के लोग रहते हैं, अगर इसका सवाल उठाया जा रहा है, इसकी संख्या कराने की बात की जा रही है, इसकी गणना कराने की बात की जा रही है, तो कुछ लोग इस बात को, इस थॉट को किस दरिद्रता के साथ या किस बौद्धिक दरिद्रता से जोड़ रहे हैं। कमाल की बात है। भानु प्रताप मेहता मानते हैं कि इस रणनीति में ईमानदारी की कमी है, इसलिए राहुल गांधी के महत्व को स्वीकार करते हुए भी उनके जाति केंद्रित विचारों और उपायों की इस लेख में निंदा की जानी चाहिए, या और उन्होंने निंदा की भी है अपने लेख में। आप उनका जब लेख पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर और राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवाल को लेकर उन्होंने किस हद तक लिखा है। याद किया जाना चाहिए कि भारत के बौद्धिक वर्ग ने दलितों, पिछड़ों के आरक्षण पर कभी भी अपनी स्पष्ट सहमति नहीं दी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर कभी विरोध नहीं किया है। मेहता की दुविधा के मर्म को समझना मुश्किल नहीं है। राहुल के विजन में कोई धुंधलका कभी नहीं रहा, लेकिन इधर उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो आक्रामक तेवर अपनाया है, उससे वंचित तबके में उनके प्रति अभूतपूर्व आकर्षण पैदा हुआ है। भाजपा इस आकर्षण को किसी न किसी बहाने खत्म करना चाहती है, परंतु राहुल गांधी की भाषा और बात एकदम स्पष्ट है। उन्हें पता है कि जाति आधारित सामाजिक परिवर्तन की पक्की राह राजनीति के भीतर से ही खुल पाएगी। यह एक कठोर राजनीति होगी, इसे बार बार विवादों में फंसाया जाएगा, लेकिन अंत में यह सुफल देगा। वे जान चुके हैं कि अमृत के तमाम स्रोतों को दुर्बलों के लिए सुगम बनाना होगा। उन स्रोतों का एक अमृत कलश बजट है। सदन में बड़ी संख्या में बैठने के बावजूद बजट का कलश अभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से कोसों दूर है। इस तरह न जाने कितने स्रोत और मोर्चे ऐसे हैं जहां तक इन वर्गों की पहुंच अभी तक नहीं बन पाई है। भानु प्रताप मेहता और इन जैसे अनेक लोगों को लगता है कि जाति जनगणना और जातियों के समुचित प्रतिनिधित्व से जातिवादी स्तरहीनता बढ़ेगी। आदमी को सिर्फ जाति के आधार पर तौला जाएगा। लोकतंत्र के आगे बढ़ने का सुमार्ग तभी खुलेगा जब दुर्बल जातियां अधिकार संपन्न होंगी। अधिकार संपन्न होने पर ही दुर्बल जातियां सुविधा संपन्न हो पाएंगी। राहुल गांधी दुर्बल जातियों को अधिकार संपन्न बनाने की गारंटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही गारंटी है जो राहुल गांधी को भाजपा की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार राहुल गांधी की इमेज को डाउन करने की कोशिश की जा रही है।